नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री की सीनियर मिनिस्टर्स और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, तमाम वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल हैं और इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के घर पर इस बैठक में मौजूद हैं। वरिष्ठ मंत्रियों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कई मंत्री भी शामिल हैं और साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ देर का इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि किन बड़े विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। और अब इस 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे खेला हॉबी। जी हां, जबरदस्त सियासी हलचल और इधर से उधर फेरबदल का दिन रहा है आज। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि चिराग पासवान के साथ आखिर आधी रात का ये कैसा खेल हो गया। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, जी हां, इन तमाम जगहों पर सियासी बिसात पर किस तरह की चाल कौन चलने की कोशिश कर रहा है, फोन टैपिंग से लेकर पार्टी में इधर से उधर पहुंचाने का, जी हां, चंदा, राम मंदिर को लेकर इन तमाम बवाल पर ये रिपोर्ट। सबसे पहले चिराग के साथ तो खेल हो गया। जी हां, जुबानी जंग जब तक नेताओं के बीच में चलती रहे बात ठीक रहती है, लेकिन यहां तो पारिवारिक कलह कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ी है कि 5 सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़ ही दिया। जी हां, चाचा के साथ चले गए और कह रहे हैं अब असली एलजेपी वही है। फैमिली ड्रामा चाचा और भतीजे में ठन गई। क्या एलजेपी के नए उत्तराधिकारी को गद्दी मिल गई? नीतीश का बदला, बिहार में राजनीति की नई बिसात बिछ गई। क्या चिराग पासवान से पार्टी छिन गई? सियासी बिसात पर खेले गए दांव और चली गई चाल इतनी सटीक थी कि एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान के साथ खेला हो गया। सियासी विरोधी नीतीश कुमार थे, लेकिन चाचा ने ही हाथों से पार्टी की कमान छीन ली। आज चिराग के सियासी महत्वाकांक्षाओं के चिराग तले अंधेरा नजर आ रहा है। पार्टी तो पार्टी, अपने चाचा बेगाने हो गए। बिहार की 2 तस्वीरें। एक तस्वीर जब बीते साल विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया था। दूसरी तस्वीर 7 महीने बाद अपनी ही पार्टी के दफ्तर में लंबे इंतजार के बाद भी नहीं घुस पाए चिराग पासवान। एक झटके में सब कुछ बदल गया। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। महज 7 महीने में सियासत के अर्श से फर्श पर आ गए चिराग पासवान, क्योंकि पार्टी में रातों रात तख्ता पलट हो गया। कल तक जिस पार्टी के दम पर बिहार की सियासत का चिराग बनने की सोच रहे थे, उसी चिराग के सियासी तेल के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। देखते ही देखते ये क्या हुआ। 6 सांसदों वाली एलजेपी के सांसदों ने चिराग पासवान को थैंक यू कहकर पशुपति पारस का हाथ थाम लिया। एलजेपी में बगावत करने वाले 5 सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए समर्थन पत्र में बताया गया है कि वो अब पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन चुके हैं। सियासी उठापटक को एक लाइन में समझना है तो आप दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस का हाई वोल्टेज ड्रामे पर दिया गया बयान सुनिए। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, चिराग पासवान क्या बोल रहे हो? अध्यक्ष है कि नहीं? नहीं बोलने का नहीं। अभी भतीजे चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि चाचा पशुपति पारस को नीतीश कुमार पसंद है। वही नीतीश कुमार जो चिराग पासवान की आंखों में किरकिरी की तरह चुभते हैं, वही नीतीश कुमार जिनको चुनावी रैलियों में चिराग पानी पी पी कर कोस रहे थे। जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों को, तस्करों को संरक्षण देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत है। संकल्प लेंगे मेरे साथ मुख्यमंत्री को हटाने का, बिहारी बस को बनाने का। चिराग पासवान पर विश्वास है आप लोगों का? भरोसा करते हैं मुझ पर? जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है, उसके मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उनकी सही जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में। मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहिए। तो आज आप लोग मैं समझते जाता हूँ साथियों, क्या जो रोजगार की सरकार बनेगी? एक घोटाला भ्रष्टाचार जो मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है, इसका हिसाब मुख्यमंत्री को देना होगा। नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। नीतीश कुमार को चिराग जेल में चक्के पिसवाना चाहते थे, लेकिन खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे। केंद्र में चिराग एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन राज्य में गठबंधन से अलग हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन जेडीयू को 71 सीटों से 43 सीटों तक पहुंचा दिया। आंकड़ों को देखें तो विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने लड़ा चुनाव। 64 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। एलजेपी के चुनाव लड़ने से एनडीए को 35 सीटों का नुकसान हुआ। 29 सीटों पर जेडीयू की हार एलजेपी उम्मीदवारों की वजह से हुई। एलजेपी ने जेडीयू को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाया। बिहार में किसी तरह एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार का सियासी कद गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई में बदल गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन सियासी रसूख वैसा नहीं रहा। विपक्ष लगातार कटाक्ष करते हुए उन्हें इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बोलकर हमला करता है। अब 7 महीने बाद बिहार का सियासी परिदृश्य बदल गया। चिराग ने जेडीयू को सियासी चोट पहुंचाई। आज वही एलजेपी अपने नेता को दरकिनार कर नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। हम लोग का नेतृत्व बदला है, पार्टी नहीं बदला है ना। पार्टी किसी में मर्ज करने जा रहे हैं हम लोग, ना हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा एलजेपी पार्टी है, उसी पार्टी के हम भी हैं। एक वक्त था जब चिराग पासवान अपनी सियासी ताकत से नीतीश कुमार को सियासी वनवास में भेजना चाहते थे, लेकिन एक वक्त अब है जब उनकी ही पार्टी ने सियासी वनवास का उनका पूरा इंतजाम कर दिया है। सियासत के इस खेल को नीतीश कुमार का बदला माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश के मौन ने वो कर दिखाया जो चिराग की चीख नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव के समय हमारे मित्र और साथी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों से संपूर्ण एनडीए के घटक चुनाव लड़े बिहार में, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक सीट को छोड़ करके सभी लोकसभा की सीटों पर हम विजयी रहे। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया और उनके पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला किया, जिसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है, उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। जब तक रामविलास पासवान थे, एलजेपी को नीतीश कुमार से कोई सियासी एलर्जी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। 2020 में चिराग बिहार में एनडीए से हट गए थे। उसके बाद से उनके रिश्तों में अप एंड डाउन लगा रहा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की वापसी के बाद पहले एलजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा और अब एलजेपी ने ही चिराग को पार्टी से आउट कर दिया। एलजेपी में टूट कोई अचानक तो हुई नहीं है।
पिछले 8-9 महीने या यूं कहें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही इसकी भूमिका तैयार होने लगी थी। चिराग पासवान के कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष काफी बढ़ गया था। पार्टी टूट के कगार पर खड़ी थी, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से पार्टी को टूट से बचाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण में जेडीयू ने सूत्रधार का काम जरूर किया है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। किसने क्या किया, किसने क्या करा दिया, लेकिन इन सब के बीच रामविलास पासवान कद्दावर नेता एक वक्त पर हुआ करते थे। उनके बेटे चिराग के तले अब अंधेरा है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी में फूट से निकले संदेश को बिहार की सभी पार्टियां बहुत गौर से पढ़ रही हैं। सत्ता से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई। डर यह है कि बदलाव के सियासी मौसम में कहीं पार्टी के अंदर सेंध ना लग जाए। बिहार की सियासत में क्या हो रहा है? कौन है मजबूर और कौन है मजबूर? जो तस्वीरें बिहार की राजनीति में आज की सुर्खियां बनी हुई हैं, उस तस्वीर के पीछे कई सियासी मायने हैं। याद करिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार का क्या हाल था। आज तक से बातचीत के दौरान जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बताया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। वजह थी चुनाव में मिली कम सीटें, लेकिन बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने कमान संभाली। ये तब था जब चिराग पासवान को बीजेपी 2 दर्जन सीट पर लड़ने दे रही थी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इस बार भी बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हमारी संख्या कम है, इसलिए मोरली मैं नहीं बनता। हमारी मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह पर वो मुख्यमंत्री बने। इसको रिकॉर्ड पे ले जाइए। बिहार चुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। सीएम की कुर्सी भले ही नीतीश कुमार के हाथों में थी, लेकिन सरकार में वजन बीजेपी को ज्यादा होगा। लेकिन नीतीश के कमान संभालने के बाद आज बिहार में उनको चुनौती देने वाला कोई नेता नजर नहीं आता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से लेकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने नेताओं ने जब नीतीश पर सवाल उठाए, तो जेडीयू से पहले जवाब देने का मोर्चा जीतन राम मांझी ने संभाला। कुछ दिन पहले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश पर हमला बोला, तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सच बात, हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए, तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी, तो अब मुकेश सहनी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन 7 महीने पहले कमजोर नजर आ रहे नीतीश कुमार इस वक्त मजबूत स्थिति में है। इसे आप यूं समझिए, नीतीश कुमार के साथ हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार के लिए खतरा नहीं है मुकेश सहनी। विरोध कर रहे चिराग खुद हाशिए पर पहुंच गए। ज्यादा सीट के बाद भी बीजेपी छोटे भाई के रोल में है। ओवैसी की पार्टी के विधायक नीतीश के संपर्क में है। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी मुखर है। तेजस्वी यादव सदन से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार की निंदा कर रहे हैं। तो सबको चिंता सता रही है, सब अपनी अपनी पार्टी बचा रहे हैं। तो बिहार में बगावत और अदावत की राजनीति चल रही है। तो इधर अब बात पश्चिम बंगाल की। 2 मई के पहले तो यहाँ पर जबरदस्त होड़ लगी हुई थी बीजेपी में शामिल होने की, लेकिन अब नतीजे आने के बाद हालत ये है कि घर वापसी का डर बीजेपी को सता रहा है। जी हाँ, टीएमसी से जो आए कहीं वापस न चले जाएं। क्या आज से पहले आपने धरने की ऐसी तस्वीरें देखी थी?
शायद नहीं, क्योंकि ये धरना सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है। ये धरना किसी आपराधिक घटना के खिलाफ नहीं है। ये धरना तो बीरभूम में टीएमसी के दफ्तर के बाहर दिया जा रहा है। सियासी पश्चाताप के लिए धरना दिया गया है, क्योंकि ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अब टीएमसी में घर वापसी करना चाहते हैं। आपने कोलकाता में मुकुल रॉय की टीएमसी की घर वापसी देखी, लेकिन अब बड़े नेताओं के बाद कार्यकर्ता टीएमसी में वापसी चाहते हैं। More people will come. More member of parliament, ma'am, member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी बदलाव का मौसम आ गया। 2 मई से पहले तक टीएमसी से बीजेपी में जाने वालों की बहार थी, तो 2 मई के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने वालों की बहार लग गई है। सबसे बड़ा चेहरा मुकुल रॉय की वापसी हो चुकी है। कई और बड़े चेहरों का नंबर है। सूत्रों के मुताबिक राजीव बनर्जी से लेकर सोनाली गुहा तक कई बड़े नाम वापस टीएमसी ज्वाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार टीएमसी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इन नेताओं को वापस लेने से पहले काफी मंथन भी चल रहा है, क्योंकि टीएमसी में ही एक धड़ा इन टीएमसी नेताओं के वापस लौटने के खिलाफ है और ममता बनर्जी भी इशारा कर चुकी हैं। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. बीरभूम में इलम बाजार और लालपुर में करीब 250 कार्यकर्ताओं ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। इलम बाजार में तो 50 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, हाथ में प्लेकार्ड लेकर कि उनसे गलती हुई थी, अब उन्हें वापस टीएमसी में लिया जाए। सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य बीजेपी में किसी बगावत के संकेत देना शुरू कर दिया है। हालांकि नेताओं के आने और जाने पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। मुकुल रॉय के जाने से बहुत लोग चाह रहे हैं जाना। राजीव बनर्जी जैसे हैं, काफी लोग हैं। वो छोड़ दीजिए, सब विचारधारा का ऊपर वोट है और वोट मोदी जी को देखकर होता है। आज 50 लोग आए, ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ नहीं पूरे स्ट्रेंथ नहीं बुलाया, नहीं बुलाए तो क्या 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के गायब होने के पीछे खेला है? यानी मुकुल रॉय के जाने के बाद अब बीजेपी में बड़ी फूट हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बदलाव का उल्टा ट्रेंड चल रहा है, उसमें बीजेपी के बड़े नेता से लेकर निचले स्तर के नेता अब टीएमसी में जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हुए हैं और एक नया ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए टीएमसी में दाखिल हो रहे हैं। इस पर बीजेपी का आरोप है और कहना है कि चुनाव बाद जो हिंसा हुई है, उसमें जो डर पैदा हुआ है, माहौल पैदा हुआ है, उसके वजह से ही बीजेपी कार्यकर्ता अब टीएमसी में वापस जा रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। तो बंगाल में बीजेपी के लिए घर वापसी वाला संकट, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, सियासी रूप से जिस राज्य में सबसे बड़ी हलचल हो रही है चुनावों को लेकर, 2022 में आखिर यूपी बीजेपी का चेहरा कौन होगा? अभी तक सब मान रहे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन 2 बड़े नेताओं के बयान के बाद तस्वीर थोड़ी धुंधली हो गई है। देखिए जरा। क्या 2022 में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे यूपी? 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बीजेपी की शिखर वार्ता तो खत्म हो गई। संगठन से लेकर सीएम के साथ घंटों मंथन और चिंतन हुआ। तय हुआ कि 2022 में योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर ओबीसी नेता और डिप्टी सीएम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नेतृत्व को लेके बड़ी एक सवाल खड़ा हुआ था, इसको लेके आपका क्या कहना है? अभी किसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है? देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी
गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। केशव मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तय करने में जुटा हुआ है। खेला होबे राजनीति में कैसे खेला हो रहा है। अब तक आपने बिहार, बंगाल, यूपी की पॉलिटिक्स देखी, अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में नया खेला करने के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी अपना दायरा बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल 2022 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से टकराने के लिए नया केजरीवाल चुनकर लाए हैं। क्या ये नया केजरीवाल गुजरात के लिए तुरूप का इक्का साबित होगा? हम आपको बता दें कि सूरत महानगर पालिका चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के गुजरात आने से खेला होबे? क्या गुजरात में भी चलेगा केजरीवाल का दिल्ली वाला जादू? क्या गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की जमीन खिसका देंगे केजरीवाल? गुजरात में केजरीवाल कौन सी सियासी बिसात बिछाने आए हैं? 2022 के गुजरात चुनाव से पहले आपकी एंट्री का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल के पास गुजरात में कौन सा तुरुप का इक्का है? क्यों गुजरात में इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ और पूरी दिल्ली अनलॉक हुई। बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल तक, मेट्रो से लेकर रेस्टोरेंट तक सब खुल गए और केजरीवाल ने गुजरात के लिए उड़ान भर ली। और गुजरात की जमीन पर उतरते ही केजरीवाल ने राजनीति को गरमा दिया। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने अभी से सरगर्मी बढ़ा दी और सीधे बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है। पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। केजरीवाल ने गुजरात की राजनीति में अपना पहला पासा फेंक दिया। जी हां, फ्री बिजली वाला, स्कूल और अस्पताल वाला। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए?
ये दूसरा मौका है जब केजरीवाल गुजरात आए हैं। इससे पहले फरवरी में सूरत गए थे और नगर पालिका चुनाव में खेला हो गया था। जी हां, सूरत की 120 नगर निगम सीटों में 27 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और इस पहली लड़ाई में आप नगर निकाय के चुनाव में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी। सूरत नगर पालिका में आप नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। गुजरात में अब केजरीवाल ने एक और राजनीतिक चाल चली है। जी हां, गुजरात के स्थानीय पत्रकार इसुदान गढ़वी को पार्टी ज्वाइन करवाई है। पहले आपको बता दें कि इसुदान गढ़वी आखिर हैं कौन। इसुदान गढ़वी गुजरात के बेहद लोकप्रिय टीवी एंकर हैं। इसुदान गुजराती मीडिया में सबसे कम उम्र के चैनल हेड थे। उन्होंने दूरदर्शन समेत कई अन्य मीडिया घरानों के साथ भी काम किया। पिछले 5 सालों से इसुदान राज्य के मशहूर वीटीवी गुजरात पर एक लोकप्रिय प्राइम टाइम टीवी शो होस्ट करते थे। केजरीवाल ने इसुदान के पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें किस तरह से जनता से रूबरू करवाया, ये भी बेहद दिलचस्प था। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है, सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है। केजरीवाल ने इसुदान को गुजरात का केजरीवाल बताया तो इसुदान गढ़वी ने भी गुजरात की जनता को आपकी तरफ खींचने का हुनर दिखा दिया। કારણ કે વિકલ્પ જ નહોતો એની સામે। આજે જનતાને વિકલ્પ તો જોઈએ। જનતા નોટામાં મત કરતી હતી સાહેબ। લાખોનો નોટામાં મત પડતા હતા। અને કારણ કે ત્યારે મારી ભૂમિકા અલગ હતી, આજે ભૂમિકા અલગ છે। કારણ કે લક્ષ્મણ રેખા હતી ત્યાં સુધી મારે માત્ર ને માત્ર એક પત્રકાર તો ધર્મ નિભાવવાનો હતો। આજે હું જાહેરમાં કહું છું, ભાજપ અહીંયા લોકપ્રિય નથી, એનો વિકલ્પ નહોતો। इसुदान के पार्टी में आते ही केजरीवाल के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेगी। बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। खबर ये भी है कि हाल ही में गुजरात बीजेपी के करीब 300 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। चर्चा ये भी है कि गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आप पाटीदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए हार्दिक पटेल को अपना चेहरा बनाने की तैयारी में है। हालांकि हार्दिक पटेल इससे इनकार कर रहे हैं। मैं ये सुनकर बहुत अचंभित हूँ कि मैं अगले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में जा रहा हूँ। यह खबर बिल्कुल गलत है। ये सब बीजेपी की चाल है ताकि वो कांग्रेस समर्थकों और पाटीदारों के बीच गलत फहमी पैदा कर सके। मैं गुजरात कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष हूँ। मेरे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। गुजरात की राजनीति में खेला हो रहा है और खेला आम आदमी पार्टी कर रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए गुजरात के बाद आपको लिए चलते हैं राजस्थान के रण में। क्या सचिन पायलट की नाराजगी से कांग्रेस में खेला हो बे? जी हाँ, नाराजगी उनकी चल ही रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बवाल मचा हुआ है और अब माना जा रहा है कि सोनिया गांधी तक उन्हें मनाने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कहे हैं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में सचिन की नाराजगी बड़ी गंभीरता से ली जा रही है। क्या सचिन पायलट कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? दिल्ली में बैठकर क्या सोच रहे हैं सचिन पायलट? क्या कांग्रेस में तूफान आने के पहले की शांति है? क्या पायलट गुट के विधायकों के फोन टैप हो रहे हैं? पायलट विवाद को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी क्या करेंगी?
जैसे ही कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का हाथ थामा, कांग्रेस खेमे में नाराज चल रहे सचिन पायलट को लेकर खलबली शुरू हो गई। लेकिन जब सचिन पायलट से पूछा गया कि कांग्रेस से बीजेपी में गई रीता बहुगुणा जोशी ने उनसे फोन पर बात की है, तो उन्होंने इसको हंसी में टाल दिया। कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। अब सचिन पायलट दिल्ली में हैं और सियासी हलकों में चर्चा ये है कि सचिन अब क्या करेंगे, वो हाथ थामे रखेंगे या उड़ान भरने की तैयारी में है। कांग्रेस में 11 महीने पहले उठा सियासी तूफान अब दिल्ली में पार्टी आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तरफ वादे पूरे न होने से नाराज सचिन पायलट अपनी जिद पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत अपनी किलेबंदी को और मजबूत करने में जुटे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से घबराई कांग्रेस ने इस बार अपनी गलती सुधारते हुए पायलट को दिल्ली बुलाया है। खबर यह है कि सचिन पायलट को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए खुद सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। इधर कांग्रेस सचिन पायलट की मांगों को लेकर मंथन के मोड में नजर आ रही है। उधर गहलोत सरकार पर पायलट खेमे के विधायकों के फोन टैप करने के आरोप लग रहे हैं। पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार फोन टैप करा रही है। अगर मेरे साथ होती मुझे लगेगा तो मैं जरूर आपको इस चीज़ शायर करूंगा और कहूंगा कि सरकार फोन टेप कर रही है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार फोन टेप कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा पूछा गया था वैसा ही मैंने बताया कि कुछ लोगों ने कहा है, हमारे विधायक साथियों ने भी कहा है, उधर के जो विधायक साथी हैं तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि फोन टेपिंग हो रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी तरह पे उच्च अधिकारियों द्वारा या आदि से नीचे वाले अधिकारियों को भी ऐसा हो रहा है, उनको डराने धमकाने जैसी बात सामने आई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच बातचीत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ सेतु बने हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं। इस बीच बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने भी गहलोत के खिलाफ अपने सुर गर्म कर दिए हैं। विधायक मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में भी इस बदलते मौसम को लेकर चर्चा काफी तेज है। बरसात चल रही है तो बरसात में जिस टाइप से मौसम होता है तो बरसात के हिसाब से वो लाए कि भाई बरसात में मौसम पक्षी इधर उधर के आना होते हैं तो ये बरसात ये तो रूटीन की चीज है कोई। अब पार्टी में मची रार को सुलझाने के लिए चुनौती हाईकमान पर है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में 9 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर सचिन खेमे के अलावा 18 निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की भी नजर है। कांग्रेस पार्टी किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट 9 में से लगभग 6-7 मंत्री पद चाहते हैं। सचिन चाहते हैं कि उनके विधायकों की अनदेखी न हो और राजस्थान सरकार में एडजस्ट किया जाए। सूत्रों के मुताबिक सभी गुटों को संतुष्ट करना आसान नहीं है और इसके लिए फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। कई ऐसे विधायक भी हैं जो 6-7 बार जीत चुके हैं। उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। चर्चा ये भी है कि सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ा पद मिल सकता है। उनको महासचिव भी बनाया जा सकता है। हालांकि सचिन ने साफ कह दिया है कि सबसे पहले उनके खेमे के विधायकों का मसला हल होगा, बाद में कोई दूसरी बात होगी। सोनिया गांधी अशोक गहलोत से भी संपर्क में है। राहुल गांधी के दफ्तर से लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस में इस खींचतान के बीच बीजेपी ने भी इशारों में पायलट को नई उड़ान का न्योता दे दिया है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में 2022 के चुनाव की राजनीति दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। माना जा रहा है अकाली दल इसी वजह से, ताकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दलित वोट बैंक को वो सेंध लगा सके, इसीलिए गठबंधन किया है बीएसपी से, मायावती की पार्टी से। लेकिन क्या वो इसमें सफल होंगे, देखिए। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस को हराने के लिए अकाली दल और बीएसपी ने हाथ मिला लिया है। पंजाब की कुल 117 सीटों में से 97 पर अकाली और 20 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीएसपी को 20 में से ज्यादातर वो सीटें मिली हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं और अकाली दल कभी चुनाव नहीं लड़ा है। माना जा रहा है कि अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन कर पंजाब के 32% दलित वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। इस कदम से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता बढ़ी है। अकाली दल ने जिन 20 सीटों को बीएसपी के लिए छोड़ा है, उनमें से 18 पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि बीएसपी को मिली 20 सीटों में से 8 सीटें रिजर्व और 12 सीटें सामान्य हैं। 2017 के चुनाव में दलित सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा था। कांग्रेस ने पंजाब की 117 में से 34 रिजर्व सीटों में 21 जीते थी, तो आपने 9 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 1 और अकाली दल के खाते में 3 सीटें आईं। हम आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा दलित मतदाता पंजाब में हैं। अब अकाली दल की नजर कांग्रेस और आपके दलित वोट बैंक पर है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी भी पंजाब में दलित वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो राजनीति में खेला होबे पर आज आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।